नमस्कार सभी को। मैं नितिका क्लास 11 बिहार बोर्ड की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसका लेक्चर सीरीज लाई हूँ। ये वीडियो एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीसीईसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आईसीआर यूजी का एग्ज़ाम देने वाला है या बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसका नोट हैंड रिटन नोट्स है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें पहला यूनिट क्या है। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी। इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे यूनिट है, 5 6 7 यूनिट है और फिर उसका सेपरेट सेपरेट चैप्टर है। मैं एक एक चैप्टर करवाते जाऊंगी, पहले एक यूनिट खत्म होगा फिर दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी और इसका फर्स्ट चैप्टर है डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट हिस्ट्री, कृषि की परिभाषा और इसका इतिहास। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा ताकि जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कृषि। ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया। ये आप याद कैसे रखें? एक तो आता है कि लैटिन और ग्रीक, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा तो आपको याद कैसे करना है। LAT लैटिन में भी टी है और एग्रीकल्चर में भी टी है, इससे आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। ठीक। एग्रीकल्चर को जब तोड़ते हैं तो एगर प्लस कल्चर होता है। ठीक। इसका मतलब है एगर सॉइल और कल्चर टू कल्टीवेट, मतलब कि सॉइल को कल्टीवेट करना एग्रीकल्चर होता है। सॉइल को कल्टीवेट या फील्ड को कल्टीवेट करिए, दोनों एक ही बात है। ठीक। अब इसके बाद एग्रीकल्चर में और आप क्या क्या करते हैं? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक एक्टिविटी है जिसमें आप जो रिसोर्सेस है, आपके आसपास के जो भी रिसोर्सेस हैं उनको आप यूज करते हैं और इससे क्या लेते हैं? इससे फूड, जैसे अनाज वनाज खाते हैं ना, फूड फीड दाने के लिए यूज होता है, फॉडर चारा के लिए, फाइबर फ्यूल, इन सभी के लिए हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब इसका उद्देश्य जो होता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये सब चीज़ लेना होता है। ठीक। फूड फीड फॉडर ये सब चीज़ हम लोग लेते हैं, ये प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं। और प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? एग्रीकल्चर करके। एग्रीकल्चर क्या है? एक एक्टिविटी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे हम लोग मकई की खेती करते हैं या गेहूँ की खेती करते हैं, ये क्या है? ये क्रॉप प्रोडक्शन में आता है। फिर है फ्रूट प्रोडक्शन, जैसे आम का बगीचा लगा है या अमरूद का बगीचा लगा है, ये होता है फ्रूट प्रोडक्शन। फ्लावर प्रोडक्शन, आजकल फ्लावर भी बहुत डिमांड में है, जैसे कि आपका हो गया गुलाब, हो गया रजनीगंधा, हो गया गुलदाउदी, ये सब फ्लावर भी बहुत सारे डेकोरेशन पर्पस में यूज आते हैं। इसके भी कल्टीवेशन है। पर फ्लावर का सबसे बड़ा मार्केट अगर आपको जानना है कहाँ है, तो वो कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज के नीचे लगता है, वहाँ बहुत सारा फ्लावर मिलता है, तो बहुत बड़ा मार्केट है वो। और है एनिमल रियरिंग, सबके यहाँ होता होगा। ठीक। सबके यहाँ नहीं भी होता होगा तो बहुत से लोग जानते हैं, सब जानते होंगे कि हाँ एनिमल रियरिंग क्या होता है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एनिमल रियरिंग एक ही चीज़ है। बी फार्मिंग, इसको एपीकल्चर करते हैं। मधुमक्खी पालन, अभी तो गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक। जो गांव में रहते होंगे वो लोग देखे होंगे कि बी फार्मिंग क्या होती है। बहुत सारे ऐसी जगह, जैसे कि जब मस्टर्ड, सरसों का जब सीजन होता है ठंडी के दिनों में, आप लोग देखे होंगे कि मस्टर्ड के खेत के बगल में ये वो बी का जो बॉक्स होता है वो रखा जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम का कीट का पालन होता है। रेशम के एक धागे से क्या बनता है? ठीक। सिल्क बनता है। सिल्क का कपड़ा बहुत महंगा आता है। सेरीकल्चर हो गया। वर्मी कल्चर, केचुआ वर्ड, वर्मी कल्चर जो है इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे रही है। वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुआ वो जो होता है बहुत, केचुआ जो होता है मिट्टी को बहुत फर्टाइल बना देता है, वो बहुत प्रोडक्टिव होता है सॉइल। ठीक। फिश प्रोडक्शन पता ही है। लाख कीट पालन, लैक कल्टीवेशन, लैक जो होता है एक कीड़ा होता है जो कि, इसको आप गूगल कर लीजिएगा लैक क्या होता है। ठीक। आपको पता चल जाएगा, आप देखिएगा तो विजुअल देखने पे ज़्यादा याद रहता है। इसका कीड़ा होता है वो लाल लाल, मतलब लाख वो प्रोड्यूस करता है। वो लाख से क्या बनता है? चूड़ियाँ बनती है लाख से, और भी बहुत चीज़ें बनती है। फिर ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर क्या होता है? सब्जी की खेती। इसको हिंदी में शाकोत्पादन कहा जाता है। सॉरी तो मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है। ठीक। अब चलिए देखिए डेफिनेशन क्या होता है एग्रीकल्चर का। एग्जाम में, बोर्ड वाले के लिए एग्जाम में 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का आ जाता है डेफिनेशन एग्रीकल्चर होता है क्या, ये आपको लिखने आता है। पहले उसका आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक, जो भी है। उसके बाद उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे देखिए एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या है? एग्रीकल्चर इज द एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक एक्टिविटी है, ठीक, ऑफ मैन काइंड प्राइमरी एम्ड, क्या कहते हैं? ये कार्यकलाप है, ये एक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर का काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसका प्राइमरी एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड फाइबर एंड फ्यूल। मुख्य उद्देश्य इसका ये है फूड प्रोड्यूस करना या फाइबर प्रोड्यूस करना। ये फ्यूल, फूड अनाज हो गया, फाइबर जूट वगैरह हो गया, ठीक, फ्यूल हम लोग ईंधन भी लेते हैं। विथ ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे आसपास रिसोर्स है, ठीक है, जैसे सीड हो गया,
वाटर हो गया, ठीक, फर्टिलाइजर हो गया, जो भी हमारे आसपास रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर हम लोग यूज़ करते हैं ना फील्ड में, ठीक, उसका ऑप्टिमम यूज करिए, ठीक, कैसे हम लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक, ये होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर में सारा चीज़ आ जाएगा, एनिमल रियरिंग, फिशरीज, ये सब जितना भी चीज़ है ये सब आ जाएगा एग्रीकल्चर में। देखिए अब हिंदी में, कृषि मनुष्य समुदाय का वह कार्यकलाप है, ये एक एक्टिविटी है, कार्यकलाप है मनुष्य समुदाय का, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग के द्वारा भोजन, वस्त्र के लिए रेशे एवं जलावन का उत्पादन है। ये हिंदी वाले बच्चे जो है ये आप रट लीजिएगा, ठीक, और इंग्लिश वाले जो है वो भी रट लीजिएगा। बस आपको है कि अगर रटा हुआ ना भी हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक, कि इसका मेन मेन वर्ड या एग्रीकल्चर क्या है? एक एक्टिविटी है, ठीक, ये हो गया, ठीक। इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? प्राइमरी एम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर एंड फ्यूल, ये होता है, ठीक। उसके बाद आगे चलते देखते हैं अब क्या। अब हमें पढ़ना है कि एग्रीकल्चर का हिस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर हम लोग जहाँ तक जानते हैं, जहाँ तक का इतिहास हमें पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का पता चलता है। कैसे पता चलता है? वहाँ पे हमें उसका एग्रीकल्चर साइट जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहाँ से हमें वीट, गेहूँ के प्रमाण मिले हैं, बार्ले, लिनसीड, पी, ये सब के प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे मिला हुआ है। तो वो लोग भी, मतलब वो लोग भी उस टाइम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। जैसे हो गया कॉटन हो गया, फ्लो हो गया, भी मतलब कॉटन ही मिला है, मतलब वो लोग कपड़ा वपड़ा कुछ पहनते होंगे। हाँ, स्पिनिंग गिनिंग, स्पिनिंग गिनिंग मैं आपको बताऊंगी कॉटन जब पढ़ाऊंगी तब, ठीक। और फ्लो, फ्लो हल भी, वो हल भी मिला है, मिट्टी का टेरिकोटा का हल मिला है, तो वो लोग हल जानते थे कि हल क्या है, उससे हल का यूज भी जानते थे। व्हील, चक्का के बारे में उनको पता था। वो लोग ट्रैवल करने के लिए या सामान इधर से उधर ले जाने के लिए वो लोग व्हील बना चुके थे, ठीक। और जैसे साउथ इंडिया में क्या पता चलता है, वहाँ पे मिलेट्स, जो मोटे अनाज है, उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होता था। और पल्सेस, दाल का भी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कहाँ? साउथ इंडिया में। जैसे पहला अगर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आपको लिखने दिया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ गया। पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक देना है, कब से कब तक था? 3000 BC से 1750 BC तक, ठीक, ये तब तक था, इसका डेट दे देना है। उसके बाद क्या 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 चीज़ का साथ मिला ये लिख देना है बस। उसके बाद दूसरा ये है, ठीक, प्री वैदिक पीरियड। वैदिक जो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का जो पीरियड है, प्री वैदिक पीरियड, उस टाइम पे क्या मिला है? देखो, जैसे सबसे पहले मानव जब धरती पे आया होगा, ठीक, उसने क्या किया होगा? सबसे पहले भोजन के लिए हर दिन उसको भूख लगता है, पहले हंटिंग के लिए, हंटिंग कर, पहले तो कच्चा मांस खाता था, फिर पका के खाना शुरू किया आग पे, आग के आविष्कार होने के बाद, ठीक। जैसे हो गया, पहले तो हंटिंग और फ्रूट वगैरह, कंद मूंद ये सब खा के रहता था। उसके बाद उसने क्या स्टार्ट किया? 8700 टू 75 BC के टाइम पे उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ सिप स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने क्या पालना स्टार्ट किया? सिप पालना स्टार्ट किया, ठीक। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट हुआ, फिर उसके बाद बकरी पालना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ? 7500 BC में उसने या उसके बाद, ठीक, उसने क्या किया? वीट और बार्ले का कल्टीवेशन स्टार्ट किया, गेहूं और जौ। सबसे पहले साक्ष्य क्या मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। उसके बाद उसने क्या किया? फिर गाय वाय जो होते हैं जिससे उनको दूध मिलता है, ठीक, मीट मिलेगा, ठीक, वो सब जो जानवर होते हैं उनको पालना स्टार्ट किया। फिर उसने मकई की खेती स्टार्ट की, ठीक। फिर आलू की खेती स्टार्ट की। ये सब प्री, ये आपको लिखना पड़ेगा। जब आपको जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको लिखना डोमेस्टिकेशन ऑफ सिप, ये फ्लो चार्ट भी बना दीजिएगा तो उससे वो हो जाएगा, ठीक। गोट आया, फिर वीट बार्ली आया, उसके बाद कैटल आया, फिर मेज आया, फिर आलू आया, ठीक। उसके बाद फिर उन्होंने हल बनाया, ठीक। हल से क्या होता है? कल्टीवेशन करने में आसानी होती है, ठीक। हल पता है ना? सबने हल देखा होगा, नहीं देखा है या जिसको कंफ्यूजन है हल क्या होता है, वो जाके गूगल पे सर्च कर लेते इस टाइम पे। अच्छा एक बात बताओ, ठीक, इस टाइम पे कौन सा हल होता होगा? ये लोहा वाला हल होता है या लकड़ी वाला हल होता होगा? उस टाइम पे लोहे वाला हल नहीं होता था, उस टाइम पे लकड़ी का हल होता था। वो लोग लकड़ी के हल से वो खेती करते थे। उसके बाद फिर क्या आया? कॉटन, ग्राम, मस्टर्ड, ये चना आया, सरसों आया। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में राइस, उन्होंने राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट किया है। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग। उसके बाद पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, उसके बाद प्री वैदिक पीरियड हुआ, फिर आया वैदिक पीरियड, ठीक। वैदिक पीरियड में क्या होगा? वैदिक पीरियड के टाइम 1400 BC, उस टाइम क्या हुआ? लोहे का खोज हो गया। अब बताओ, लोहे का जब खोज हो जाएगा उसमें एग्रीकल्चर कितना एक्सलेट करेगा एग्रीकल्चर। अब लोहा मिल गया, लोहा से हो गया कुल्हाड़ी बना ली, जंगल काट दिए, ठीक, एक पूरा लैंड तैयार हो गया। पहले के लोग तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो लोग क्या घूम घूम के खेती करते थे। आज 2-4 महीना यहाँ रुके, यहाँ खेती किए, यहाँ का सारा रिसोर्स यूज हो गया, अब दूसरी जगह जाएंगे। इसको जूमिंग भी कहा जाता है,
फिर लोहे का खोज हुआ, उसके बाद वो लोग क्या अस्थिर होके एक जगह स्थिर होके परमानेंट सेटल होके वहाँ पे खेती करना स्टार्ट किया। जैसे कि पूरा जो फील्ड है, पहले ही बड़ा बड़ा पेड़ वगैरह होगा उसको वहाँ पे काट दिए, ठीक। उसके बाद वो लोहे से क्या बनाए, लोहे से खुरपी बनाया होगा उन्होंने, कुदाल बनाया होगा, ठीक, लोहे का हल बनाया होगा, ठीक। उससे फिर वो कल्टीवेशन करने में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में उनको आसानी मिली होगी, ठीक। इस टाइम में वैदिक पीरियड में राइस और शुगर केन का प्रमाण मिलता है। वैदिक पीरियड में क्या मिलता है, राइस और शुगर केन का कल्टीवेशन होता था, इसका प्रमाण मिलता है। और इरिगेशन भी स्टार्ट हुआ, मतलब उस टाइम पे लोगों को इरिगेशन कैसे करना, आप खेती करेंगे बहुत। वैदिक पीरियड में क्या था उस टाइम, वैदिक पीरियड हो गया आपका महाजनपद काल। 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा महाजनपद काल, मतलब जब मगध का साम्राज्य था, अवंती था, काशी था, वज्जी था, उस टाइम पे वो लोग क्या था, सबको टैक्स चाहिए, टैक्स कहाँ से होगा, और कुछ तो ज़्यादा खेती से ही, मोस्टली लोग वहाँ पे खेती ही करते थे, तो खेती से ही वो लोग टैक्स लेते थे। अब टैक्स देना है तो खेती अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा करने के लिए क्या, इरिगेशन देना, पानी, उस टाइम क्या फर्टिलाइजर तो था नहीं, ठीक, क्या पानी ही देते थे, क्या अच्छे से पानी ही दे रहे, ठीक। सब वहाँ पे उस टाइम इरिगेशन स्टार्ट हुआ, वो लोग फिर तब वर्षा पे डिपेंड नहीं रहने लगे इरिगेशन के लिए। फिर उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वैदिक पीरियड के बाद का बात है, मतलब कि जब 600 BC के बाद का, जब मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य हो गया, फिर गुप्त साम्राज्य हो गया, ठीक। उस टाइम के बाद क्या था, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया, मतलब जो भी है, जो भी एक एरिया है कि वहाँ पे सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही, मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पे, एक का दुक्का जो बिजनेस करते होंगे, ट्रेडर होंगे, ठीक, और कोई काम करते, लेकिन मोस्टली लोग एग्रीकल्चर करते थे। इस टाइम तक आयरन मिल गया था, आयरन करने से क्या हुआ, आयरन मिलने से हल बना लिए, टीलेज करने में आसानी हुआ, ठीक। अगर टीलेज कर रहे हैं तो सॉइल बहुत फाइन हो गया, मतलब मिट्टी बहुत भुरभुरी हो गई, मिट्टी जब ज़्यादा भुरभुरी हो गई तो अब अच्छा से प्रोडक्शन होने लगा। अगर कॉम्पैक्ट है सॉइल, मतलब कि सॉइल जो है वो मोटे मोटे टुकड़ों में है, ठीक, तो उसमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, ठीक, प्लांट उतना अच्छा सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन अगर मिट्टी फाइन है, ठीक, मिट्टी बहुत भुरभुरी है, ठीक, तो उसमें अच्छे से प्लांट स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर काव डंग भी वो लोग यूज़ करते थे मैन्योर में। देखो इरिगेशन का उस टाइम का मेथड है, एक लाठा कुरी होता है, इसका एक वीडियो यूट्यूब पे है, आप लाठा कुरी सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। मोट होता था, रहट, रहट वही जो बैल जो गोल गोल कुआं के गोल गोल चक्कर काटता था, ठीक, वो रहट। ये तीनों आप सर्च कर लीजिएगा, लाठा कुरी क्या होता है, मोट क्या होता है, रहट क्या होता है, आपको याद रहेगा, ये इरिगेशन मेथड है, ठीक। और उसके बाद फिर पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद मेडाइवल आया, मेडाइवल में भी उस टाइम भी खेती होता था। उसके बाद फिर जब पुर्तगीज लोग आए, जब यूरोपियन का आना इंडिया में स्टार्ट हुआ 1498 के बाद से, वो लोग बहुत चीज़ लाए थे। आपको हैरानी होगी ये सोच के, आज से 700-800 साल पहले लोग ये नहीं जानते थे, ठीक, आलू क्या होता है। मतलब जो गुप्त साम्राज्य था या हर्षवर्धन जो थे, वो लोग ये नहीं जानते थे आलू क्या होता है, टमाटर क्या होता है, उनको इनके बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब पुर्तगीज लोग जब यहाँ आए, वो लोग लेके आए थे। क्या क्या पुर्तगीज लेके आए थे, पोटैटो, पपाया, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, चिली, मतलब आलू, पपीता, शकरकंद, टमाटर, मिर्ची, और क्या, ग्राउंडनट, मूंगफली, टोबैको, रबर, ये सब वो लोग लेके आए थे। और क्या क्या, गुआवा, पाइनएप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कैस्यू, पोमीग्रानेट, मतलब अनार तक वो लोग लेके आए थे। ये सब हमारे यहाँ नहीं उगता था। फिर है मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक, पुर्तगीज आए, पुर्तगीज गए, उसके बाद फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया था। मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या था, ठीक, जैसे कि हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है, वो सब हमें पता चल गई थी, ठीक। फार्म मैकनाइजेशन हो गया था, मतलब मशीनरी का हमारे यहाँ यूज होने लगा था, ठीक। और वीड से जो थे, जो खरपतवार होते थे, ठीक, उनका कंट्रोल हम लोग करने लगे थे। कैसे कंट्रोल करते थे, केमिकल्स यूज़ करने लगे थे, ठीक, ये सब आने लगे। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम यही सब करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन पता चलने लगा, पौधे में ये बीमारी क्यों होती है, कीड़े के कारण होती है, या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी है, ठीक, कोई पोषक तत्व की कमी है उसके कारण ये बीमारी हो रही है, ठीक, किसी कीड़े के कारण या कोई फंगस के कारण ये बीमारी हो रही है। अब उनको प्लांट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सब के बारे में हम लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, ठीक। आप अभी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास की, जो हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो मॉडर्न एग्रीकल्चर। प्राइमरी जो एग्रीकल्चर होता था, ठीक, जो ट्रेडिशनल मेथड होता था, वो अब लोग नहीं करते। मतलब जहाँ पानी की कमी है या बहुत वैसा अंडर डेवलप एरिया, मतलब बहुत पिछड़ा इलाका है, जैसे मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट हो गया, या कोई वैसा इंडिया का रीजन जहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है, रिसोर्सेज की बहुत कमी, वहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल मेथड जो होता है एग्रीकल्चर का वो किया जा रहा है। उसके बाद फिर आ गया जेथरो टूल। जेथरो टूल रॉट ए बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक, कि जेथरो टूल ने कौन सी बुक लिखी है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री लिखी है, ठीक है। जेथरो टूल कौन थे, एक वैज्ञानिक थे,
ठीक, इन्होंने क्या लिखा है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री लिखा है। इसकी जो बुक है ठीक, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इससे क्या बातें पता है, दो बातें पता चलती है। इस बुक में इन्होंने सीड ड्रिल का जो है वर्णन किया है, मतलब सीड ड्रिल के बारे में बताया है कि सीड ड्रिल क्या होता है। ठीक, अभी सीड ड्रिल हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे गेहूँ की खेती में सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, और भी है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, वो वाला भी है, ये सब यूज़ करते हैं। मतलब उस टाइम पे बहुत पहले की बात है ये। जेथरो टुल ने बुक लिखा हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, मतलब सीड ड्रिल, हॉर्स ड्रॉन कल्टिवेटर, मतलब ये जो अभी हम लोग बैलगाड़ी से जो खेत जोतते हैं, वो चीज़ जो आप लोग कोई देखा होगा, ठीक, वो हॉर्स ड्रॉन कल्टिवेटर, उसके बारे में उन्होंने उस बुक में वर्णन किया था। ठीक, उसके बाद फिर इसका इन्वेंशन हुआ। ठीक, उसके बाद फिर है एक साइंटिस्ट वैन हेलमोंट। ठीक, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, ट्री ग्रो बाय ड्रिंकिंग वाटर। वैन हेलमोंट का क्या थ्योरी था कि ट्री, पौधे जो बढ़ते हैं, ठीक, ग्रोथ करते हैं, ठीक, वो पानी का यूज करके करते हैं, मतलब ट्री ग्रो बाय ड्रिंकिंग वाटर। फिर ऑर्थर यंग ने क्या बताया कि एग्रीकल्चर जो है, ठीक, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के बारे में बताया, हम लोग क्या क्या करें जो कि एग्रीकल्चर हमारा इम्प्रूव हो सके। ठीक, पहले तो ट्रेडिशनल सब कोई करता था, धीरे धीरे उसमें जाके आविष्कार हुआ, धीरे धीरे रिसर्च हुआ, उससे पता चला कि एग्रीकल्चर इंप्रूव हम लोग कैसे करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम लोग इंप्रूव कैसे करेंगे। उसके बाद जस्टिन वॉन लीवर्क ने क्या किया, फर्टिलाइजर इन्वेंट किया। कौन सा फर्टिलाइजर इन्वेंट किया, ठीक, केमिकल फर्टिलाइजर उन्होंने इन्वेंट किया, मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर उन्होंने कुछ बनाया था। जस्टिन वॉन लीवर्क, केमिकल फर्टिलाइजर याद रखिएगा। ठीक, फिर है सर जॉन बेनेट लॉरेंस, इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनाया। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कैसे बनाए, ठीक है, रॉक फॉस्फेट जो होता है और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के साथ रिएक्शन करवा के सुपर फॉस्फेट बनाया। मतलब कि ये याद रखिएगा, सुपर फॉस्फेट कैसे बना, सुपर फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से सुपर फॉस्फेट बना है, और ये क्या है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है। कौन बनाया था, जॉन बेनेट लॉरेंस। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, BCEC वाले या BHU वाले या ICR वाले, वो सब इसको मतलब कि टिक कर लीजिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। लीवर्क क्या दिया था, केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बताए थे। ऑर्थर यंग क्या किसके बारे में बताए थे, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के बारे में बताए थे। वैन हेलमोंट क्या कहे थे कि ट्री ग्रो बाय ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद जेथरो टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड ड्रिल, हॉर्स ड्रॉन कल्टिवेटर, और एक बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये जेथरो टूल का था। उसके बाद फिर देखिए एक है टर्म इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब हम कहीं बाहर दूसरे देश से या दूसरे रीजन से अपने यहाँ कुछ लेके आते हैं, क्या प्लांट लेके आते हैं, ठीक, फर्स्ट टाइम जब वो हमारे यहाँ आए, जैसे कोई हम प्लांट मान के चलो श्रीलंका से अपने यहाँ लेके आए, यहाँ लगाए, वो जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है ना, कि पहली बार जब हम आके लगाए, वो यहाँ के लोकल क्लाइमेट में उसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, वो होता है इंट्रोडक्शन। पहली बार जब हम किसी को लाएंगे वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ठीक, जब यहाँ लाए, यहाँ हमारे क्लाइमेट में, जैसे मैंने अपने घर में लगाया, ठीक, वो थोड़ा हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, मतलब कि सर्वाइव करके, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके फिर हम इंडिया के और दूसरे पार्ट में उसको भेजे, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन पता चल गया ना क्या होता है, जब कोई भी वैरायटी हम बाहर से यहाँ लेके आए, ठीक, जैसे पुर्तगीज पहले आलू टमाटर लाए थे ना, वो क्या कहते, वो इंट्रोडक्शन करवाए थे, मतलब पहले, उससे पहले इंडिया में वो चीज़ नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने जब लाया तब क्या हुआ, वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, ये होता है इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद है हाइब्रिड। ये पूरी जो मैं नोट्स बनाई है पूरी NCERT की नोट्स है। ठीक, अगर किसी को चाहिए PDF, ठीक, तो टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए जैसे कोई आप एक प्लांट है, एक स्पीसीज है प्लांट का, ठीक, मान के चलो ये गेहूं का ही पौधा है, ठीक, ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है, मतलब बहुत इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक, और वही दूसरा पौधा है, ठीक, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो डिजीज रेसिस्टेंट है। किसी भी जो बीमारी होती है, ठीक, उसमें उस प्लांट में वो प्रतिरोधक क्षमता है कि उस बीमारी से लड़ने की, मतलब वो डिजीज रेसिस्टेंट है, वो बीमारी उस पौधे को नहीं होगी। ठीक, ये है, दोनों तो दो टाइप का प्लांट है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी चाहता है, एक एक है कि उसमें डिजीज रेसिस्टेंट है। अब आप क्या कीजिएगा, आप चाहते हैं मेरे पास दोनों हो जाए, ठीक, मेरे पास ऐसा प्लांट हो जिसमें दोनों चीज़ हो, हम लगाएंगे। अब एक ही चीज़ अगर हम बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी ही कर रहे हैं लेकिन उसमें डिजीज लग जा रहा है, तो वो मेरे किस काम का। ये बहुत अच्छा डिजीज रेसिस्टेंट है ही प्लांट है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं है, तो दोनों में तो दिक्कत है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या है, जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे वेराइटीज बनाई जाती है। आपने सुना होगा ये वेराइटी वो वेराइटी, ठीक, वो सब वेराइटी क्या, वो सबका अपना अपना एक करेक्टरिस्टिक है, अपना अपना गुण है। सब वैरायटी अपने आप में स्पेशल है, किसी में कुछ होगा, कोई डिजीज रेसिस्टेंट होगा, कोई हायर प्रोडक्टिविटी, किसी में कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। जैसे है ना, हाई एक प्लांट है, एक उसका हायर प्रोडक्टिविटी है, दूसरा है डिजीज रेसिस्टेंट, और दोनों को क्रॉस करवाए। ठीक, क्रॉस करवाने से जो पता होगा क्रॉस क्या होता है, 10th में साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो क्रॉस कैसे करवाया जाता है, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, जो प्लांट सी बना, ठीक, उसमें क्या वो हाइब्रिड होगा, मतलब कि उसमें दोनों की क्वालिटी होगा, मतलब प्लांट ए की भी क्वालिटी, प्लांट बी की भी, क्या हायर प्रोडक्टिविटी भी होगा और डिजीज रेसिस्टेंस भी होगा।
ठीक, आजकल जो हम लोग जो बनाते हैं, जो प्लांट बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमको जो जो करेक्टरिस्टिक चाहिए वो हम उस प्लांट में डाल सकते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल है नोरिन 10। नोरिन 10 एक वीट का जीन है। ठीक, मतलब कि वीट की एक वैरायटी है नोरिन 10 जो कि ड्वार्फ होती है, और राइस की एक वैरायटी है डीजी वोजन। ठीक, ये चाइना की है डीजी वोजन। ठीक, दोनों वैरायटी ड्वार्फ वैरायटी। इसका रोल क्या है, ये सब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हमारे यहाँ जो प्लांट होते थे वो बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े प्लांट होते थे। लेकिन आजकल आप जो गेहूं का प्लांट देखो वो बहुत छोटा छोटा होता है, मतलब बस घुटने तक वो प्लांट आता है, मतलब ड्वार्फ वैरायटी है वो। ठीक, इससे क्या हुआ कि ये जो जीन है बीट का जो प्लांट है, ग्रीन रिवोल्यूशन में कैसे ये काम आया, ये ड्वार्फ वैरायटी लिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया। मतलब ये ड्वार्फ वैरायटी एक पौधा जो कि बोना किस्म का है उसको क्रॉस करवाया गया दूसरे पौधे के साथ जिसमें हायर प्रोडक्टिविटी है। इसे जो हमारा पौधा मिला हमको, जो तीसरी जो प्लांट सी मिला, ठीक, उसके पास दोनों गुण थे, वो पौधा छोटा भी था, बौना भी था, और उसके पास हायर प्रोडक्टिविटी भी थी। इसी को ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म दिया गया है। ठीक, जब ये रिवोल्यूशन हुआ 1970-80 के दशक में, तब वीट और राइस की पैदावार में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया। ठीक, ट्रिमेंडस इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन। इसी को ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है, इंडिया के MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है, कोई भी प्लांट को अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक, हाइब्रिड बनाने से क्या होता है, ठीक, हाइब्रिड विगर आता है। ठीक, मतलब वो जो प्लांट होता है वो पहले वाले जो दोनों जो भी प्लांट होते हैं, ठीक, उससे सुपीरियर क्वालिटी का होता है, और क्या, हायर प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक, हायर प्रोडक्टिविटी देगा। अब हम कोई भी प्लांट बनाए तो वो हम थोड़ी ऐसा चाहेंगे कि वो कम प्रोडक्टिविटी दे, पहले वाले प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे। उसके बाद है प्लांट विथ डिजायर करेक्टर आर डेवलप, ये तो पता ही है आप सबको। उसके बाद देखिए फार्म मैकनाइजेशन। अब देखिए अब आजकल जो कृषि होती है, आजकल जो एग्रीकल्चर हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक, उसमें मशीनरी का बहुत बड़ा यूज है। ठीक, आजकल के लोग जो है, आजकल के लोग क्या, सब जगह पे मशीनरी इतनी यूज हो रही है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर को एक बूस्ट मिल गया है। पहले जो टाइम कंज्यूमिंग काम था, अब एक लेबर आया वो खेत को पूरा कोड़ रहा है, मतलब कि टीलेज कर रहा है कुदाल से, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, उसका लेबर भी लग रहा है, मतलब कि ह्यूमन वर्क भी लग रहा है। लेकिन अब मशीनरी के हो जाने से, ट्रैक्टर कल्टीवेटर के हो जाने से क्या फायदा हो रहा है कि वो आधे घंटे में पूरा खेत, जो काम 2 दिन में हो रहा था वो आधे घंटे में आज हो जा रहा है। ठीक, इसका मशीनरी का ये फायदा है। ठीक, टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम बच जा रहा है, लेबर लेबर कॉस्ट बच जा रहा है। ठीक, अब देखिए इसका हिस्ट्री क्या है मैग्नीजेशन का। रॉबर्ट रैनसम एक साइंटिस्ट थे 1785 में, जिन्होंने कास्ट आयरन कच्चा आयरन जो होता है लोहा, उससे वो प्लो बनाए थे। ये गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक, वो लोहे का जो है हल बनाए थे। 1830 में फर्स्ट सीड ड्रिल बना। ठीक, किसने, जेट्रो टूल ने बनाया था। 1892 में फर्स्ट ट्रैक्टर बना, कहाँ बना, USA में। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है आपके BCEC या BHU उन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रॉबर्ट रैनसम क्या कास्ट आयरन का प्लो बनाए थे। 1830 में फर्स्ट सीड ड्रिल बना, जेट्रो टूल। 1892 में फर्स्ट ट्रैक्टर USA में बना। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। ठीक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र। ठीक, इसका क्या मतलब, पहले के लोग क्या करते थे, अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जब एग्रीकल्चर को देखते हैं, पहले के लोग यहाँ पे जितना रिसोर्स है, झूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। उस टाइम क्या करते थे, यहाँ पे जितना भी रिसोर्स है, ठीक, उसको यूज किए, ठीक, प्रोडक्शन हो गया, क्रॉप मिल गया, खा पी लिए, सब रिसोर्स खत्म हो गया, अब दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आया सब्सिटेंस फार्मिंग, मतलब कि जीवन यापन कृषि। ये जीवन यापन कृषि, इसको परमानेंट एग्रीकल्चर कहा जाता है। किसी एक जगह पे स्थिर रह के वहाँ पे जो कृषि हम लोग करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उसी को सब्सिटेंस फार्मिंग कहा जाता है। जैसे हम लोग जो आजकल करते हैं, हम लोग तो 4 महीना यहाँ 4 महीना वहाँ ऐसे तो नहीं रहते, हम लोग एक जगह पे अस्थिर रहते सालों भर, क्या 10 साल 20 साल से उसी जगह पे है, वहीं पे रह के एग्रीकल्चर करते हैं, ये होता है सब्सिटेंस फार्मिंग। उसके बाद फिर आया कैश क्रॉप फार्मिंग। जब यूरोपियन लोग आए उससे पहले जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता था वो उतना नहीं होता, मतलब कि हम लोग का मोटिव क्या होता है, इतना प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, अपने फैमिली का पेट भर जाए, और थोड़ा बहुत और भी जो जरूरत है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बच भी जाए, बस इतना ही प्रोडक्शन होता था। लेकिन जब यूरोपियन आए उसके बाद जो हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, मतलब कि अब लोग के मन में ये भावना आ गई, अब हम इतना पैदा करें, ठीक, अब इतना पैदावार हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। इसीलिए नकदी फसल आई उसके बाद, जैसे कि शुगर केन, टोबैको, पोटैटो, मतलब कि जिसके बेचने से तुरंत के तुरंत हाथों हाथ पैसा आपको मिल जाता है, ये होती है नकदी फसल। उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग से अभी तो हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग पे आ गए हैं। ठीक, कि अभी का एम क्या है कि हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग करें, अभी पानी भी बचाना है, ठीक, केमिकल फर्टिलाइजर भी ज़्यादा यूज नहीं करना है।
ठीक, तो इसके लिए हम लोग सब चीज़ को देखते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बहुत अच्छा अप्रोच है। इसके लिए एक फार्म में, एक जो फार्म है उसमें सारा प्रोडक्शन हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, गोट, बी कीपिंग, मतलब सब चीज़ हम एक फार्म में प्रोड्यूस करते हैं, इंटीग्रेटेड है। क्रॉप प्रोडक्शन जो है, क्रॉप प्रोड्यूस भी हो गया, उसका जो जैसे भूसा वूसा बच जाता है ना क्रॉप प्रोडक्शन के बाद, ठीक, उसको क्या लाइव स्टॉक को फीड कर दिए, लाइव स्टॉक से जो हम लोग को गोबर मिलता है उसको एज ए मैन्यूर हम लोग फील्ड में यूज कर लिए। पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है, ठीक, पोल्ट्री से हमको मीट मिल गया, एग मिल गया, उससे हमको मनी हो गया, मनी मिल गया। फिर पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको हम क्रॉप में यूज कर सकते हैं, ठीक, पोल्ट्री में जो होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है पोल्ट्री के वेस्ट में, एनपीके, वो सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, ठीक। फिशरीज हो गया, गॉट हो गया, गॉट फार्मिंग हो गया, बी कीपिंग करते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, हमें एडिशनल बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब कि एक चीज़ तो हमारे साथ मिल रही, क्रॉप तो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ कुछ और भी हम लोग को एडिशनल इनकम हो जाता है। ये होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का जो लेक्चर था, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स हिस्ट्री, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।